Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. This is the newspaper analysis, जहां पर हम लोग 1 तारीख और 2 अप्रैल 2024 का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूं। मैं हूं शुभोदीप। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जहां पर आसाम के 19 आइकॉनिक आइटम्स को अवार्ड किया गया विथ जीआई टैग, जिसमें बहुत सारे आइटम्स में चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जिसमें है सबसे आसामीज बिहू डोल। अनडाउटेडली ये 2 फेस्ड ड्रम है जिसको प्ले किया जाता है विद स्टिक एज वेल एज हैंड, और ये यस असम के फोक एंटरटेनमेंट एंड कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आसामीज बिहू ढोल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एसमीज जापी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे पीछे का ये बैकग्राउंड देख लोगे, यहां पर भी एसमीज जापी ही है। जी हाँ, एसमीज जापी ये एक ट्रेडिशनल बैम्बू हार्ट है जो क्या पाम लीफ का बनाया जाता है ना। और हिस्टोरिकली इसको यूज किस लिए किया जाता था पता है? सन से और रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, साथेबारी मेटल क्राफ्ट। ये बेसिकली बेल मेटल प्रोडक्ट है जो कि सेंचुरी ओल्ड हैंडीक्राफ्ट है हमारे बारपेटा डिस्ट्रिक्ट का, है ना। एंड अराउंड 2000 आर्टिशंस जो है इसी के साथ अपना लाइवलीहुड कमाते हैं। तो अनडाउटेडली इसको भी क्योंकि जीआई टैग घोषित किया गया, तो ऑफ कोर्स इसके बाद से इनकी इनकम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पानी मेटे का क्राफ्ट। इसको क्राफ्ट किया जाता है फ्रॉम वाटर हाइसेंथ, और अनडाउटेडली इस प्रोडक्ट को भी रिकॉग्निशन दिया गया है। एक हैंडलूम प्रोडक्ट भी है जिसको कहा जाता है मिसिंग तात, राइट। सो ये एक हैंडवोवन टेक्सटाइल है जिसको मिसिंग कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, एंड अनडाउटेडली इट हैज आल्सो बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ असमीज कल्चर। इसके साथ एक आश्री कंधी एक्सक्विजिट टेराकोटा वर्क्स, जिसमें ब्यूटीफुल टेराकोटा क्रिएशंस किए जाते हैं, जो कि अगेन एक असमीज कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स हुए जिनको जीआई टैग दिया गया है, बट अराउंड 13 जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स है उनको स्पेसिफिकली बोडो कम्युनिटीज के प्रोडक्ट्स को भी दिया गया है, जो कि अनडाउटेडली असम का एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। इनमें कौन सा प्रोडक्ट्स है? जोथा, गोंगोना, गामसा, देन सिफुंग, सेरजा, खारदवी, देन खाम, गोंगार दुनिया, दुनजिया, सॉरी माफ करना, देन कम्स थोड़का, देन दीज आर द प्रोडक्ट्स। एरीसेल के भी हैं जिसमें। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज प्रोडक्ट्स, जिसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये सिंबल है जिनको हम लोग कहते हैं जोथा, गोंगोना है, गामसा है उनका, राइट। देन कम्स दिस फ्लूट दैट इज सिफुंग, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव शोन यू है, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलो, ऑरेंज अलर्ट। द सेंटिनल का ये न्यूज़ था जहां पर ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था बाई आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किन किन राज्यों के लिए? नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय एज वेल एज अरुणाचल, आने वाले 5 दिनों में। सो यस, स्टेट्स आर लाइकली टू विटनेस थंडरस्टॉर्म। ऐसा क्लियरली बोला गया है दैट अभी जो है इन स्टेट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और हेवी टू वेरी हेवी रेन भी हो सकता है, जहां पर बहुत स्पीडी विंड्स भी बह सकती हैं, जो कि अराउंड 30 to 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह सकती है ना। सवाल होता है ये ऑरेंज अलर्ट जो आईएमडी के द्वारा दिया गया है, तो ये किस टाइप का अलर्ट है भाई? देखो, आईएमडी जो है ना बहुत सारे अलर्ट्स डालती है, जिसमें आपका रेड अलर्ट है, जिसमें आपका ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें ग्रीन अलर्ट एज वेल एज येलो अलर्ट भी है, राइट। नाउ इसमें क्या है आपका रेड अलर्ट मतलब यस बहुत ही आपको एक्शन लेना ही जरूरत है, एंड कीप टू द डेट विथ लेटेस्ट फॉरकास्ट। आपको जो भी फॉरकास्ट दिया जा रहा है आईएमडी के द्वारा, आपको उसमें एक्शंस लेना है। अभी जो ऑरेंज फॉरकास्ट दिया गया है ना, इसमें भी क्लियरली बोला गया है दैट हमको विजिलेंट रहना है। नाउ रेड में क्या होता है? एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना होता है हम लोगों को, राइट, एंड कीप अप टू द डेट, और साथ ही साथ लेटेस्ट फॉरकास्ट और एज वेल एज प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखने की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट। सो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की जो है ऐसी 4 कलर कोड्स हैं जिसके आधार पर वो लोग वेरियस काइंड ऑफ फॉरकास्ट को निकालते हैं, जिसमें आता है ग्रीन फॉरकास्ट, येलो फॉरकास्ट, ऑरेंज और रेड फॉरकास्ट। जिसमें ग्रीन मतलब ये है प्री साइक्लोनिक वॉच। अब देखो यहाँ पे साइक्लोन का डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं, बट हाँ पेरिफेरल इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है ना। This code means all is well and there is no likelihood of any adverse weather conditions. But वहीं पर येलो अगर कभी भी कलर कोड आ जाए तो इसमें साइक्लोन का अलर्ट दिया जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं सिग्नल करती है अथॉरिटीज़ को दैट आपको अवेयर रहना पड़ेगा,
है ना, दैट कभी भी ये हिट कर सकती है। और अनडाउटेडली देखिए ये जो भी वार्निंग दिया जाता है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन probability of occurrence. It is not that it will occur for sure. It is just that these are based on probability of occurrence. ठीक है, वैसे ही आता है और ऑरेंज अलर्ट जिसमें साइक्लोनिक वार्निंग रहती है, दैट इज बोला जाता है दैट बी प्रिपेयर्ड, है ना। सो ये जो ऑरेंज वार्निंग दिया जाता है, ये वार्निंग दिया जाता है फॉर एक्सट्रीमली बैड वेदर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशंस डिसरप्शंस। वैसे ही आता है रेड अलर्ट, राइट, दैट इज आईएमडी इशू करता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग होता है जो कि इंडिकेट करता है अथॉरिटीज को दैट अथॉरिटीज को एक्शंस लेने पड़ेंगे ओनली व्हेन इट इज ग्रांटेड दैट बैड वेदर इज गोइंग टू अपेंड द ट्रैवल एंड पावर कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के में बहुत सारे, एक्चुअली ये टाइम्स ऑफ इंडिया ही एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ अदर सोर्सेज ऑल्सो थ्रू विच आई हैव कंपाइल्ड दिस रिसोर्स फॉर यू, बट यस टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें समरी दिया गया है वेरियस रिपोर्ट्स का, जिसमें आता है इंडिया गेमिंग रिपोर्ट ऑफ 2024। इसको रिलीज किया जाता है बाय इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेटिव काउंसिल एंड विंजो के द्वारा, जिसके की फाइंडिंग्स अगर देख लीजिएगा तो वो क्या बोला गया दैट इंडिया जो है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है, जिसमें 568 मिलियन यूजर्स है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। नाउ इट अकाउंट्स फॉर 1 to 5 ऑनलाइन गेमर्स ग्लोबली, मतलब हर 5 दुनिया में जो ग्लोब में जो गेमर्स है ना उसमें एक इंडिया में है, समझ लो। इंडियन गेमिंग मार्केट एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट ये रीच करेगा अराउंड 6 बिलियन बाय द ईयर 2028, और नंबर ऑफ इंडियन गेमिंग कंपनीज जो है वो भी कहीं ना कहीं सर्च कर रही है। 2015 में मात्र 25 गेमिंग कंपनीज थे इंडिया में, बट 2023 में ओवर 1400 गेमिंग कंपनीज आ गई हैं। फूड वेस्ट इंडिया रिपोर्ट 2024 इसको रिलीज किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसके अगर की फाइंडिंग्स की बात करें तो यस इसमें बोला गया है दैट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स अगर देख लीजिएगा वेस्ट जो फूड वेस्ट जो होता है ना ओवर 1 बिलियन मील्स अ डे जो है ये वेस्ट हो रहा था इन द ईयर 2022, जिसमें बल वहीं पर अगर देख लीजिएगा 783 मिलियन पीपल वेर अफेक्टेड बाय हंगर। कैन यू इमेजिन दिस, 1 बिलियन मतलब इतने लोग जो भूखे हैं उनको आराम से खाना दिया जा सकता था भाई, है ना। फूड वेस्ट जनरेट एन एस्टिमेट ऑफ 8 to 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस। जी हाँ, फूड अगर सड़ेगा तो उसमें मीथेन निकलेगा, क्या नहीं, वही तो हुआ ग्रीन हाउस गैस, राइट। सो वही बोला बहुत एमिशंस होते हैं, और इश्यूज क्या है ड्यू टू लैक ऑफ रोबस्ट कोल्ड चेन। जी हाँ, अगर हॉटर कंट्रीज अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में देख लोगे ना कोल्ड चेन हमारे को प्रॉपरली नहीं है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट जनरेट होता है पर कैपिटा हाउस होल्ड अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ 2024 ट्रैकिंग COP28 आउटकम्स, रिलीज किया गया बाय IRENA दैट इज द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको फाउंड किया गया था 2009 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, UAE में ना। इसमें क्या क्या की फाइंडिंग्स है, इसमें बोला गया दैट ईयर 2023 में ऐड हुआ है अराउंड 473 गीगावाट ऑफ एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी पूरा दुनिया का ग्लोबल एनर्जी मिक्स में। हाउएवर बोला जा रहा है एनुअल एडिशन जो है ना वो अभी भी इनसफिशिएंट है ना, एंड मस्ट रीच ऑलमोस्ट 1100 गीगावाट, मतलब हर साल जो है ना 1100 गीगावाट आपका रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन होना चाहिए, राइट। एशिया जो है अनडाउटेडली रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट में लीडर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना ही एशिया का भी 20% जो एडिशन कर रहा है वो तो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, न्यू ईवी मॉडल्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और इंप्रूविंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा जा रहा है अगर हम लोग ईवी मॉडल्स में आए, नए ईवी मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर दे, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल, अगर हम लोग लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करें जिससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये करें, और अगर हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करें तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को और भी ग्रोथ किया जा सकता है। कुछ चैलेंजेस है, जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रहा है, सप्लाई चेन इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी है। रिकमेंडेशंस क्या है दैट टू अचीव द ट्रिपलिंग टारगेट्स इंक्लूड रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल फाइनेंशियल मैकेनिज्म, मतलब हम लोग को अगर टारगेट अचीव करना है
जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में लिया गया है, तो उसमें उसको अचीव करने के लिए अनडाउटेडली मल्टीलैटरल फाइनेंशियल मैकेनिज्म का तो ज़रूरत है ही, बट साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सेटअप करना पड़ेगा और रोबस्ट पॉलिसीज फ्रेमवर्क को हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही एक डिफरेंट अदर एक आर्टिकल आया था जिसमें एक रिपोर्ट के बारे में दिया गया था रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट रीजन सॉइल इरोजन स्टडी, जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। अब इसमें की फाइंडिंग्स क्या है दैट वेस्टर्न घाट रीजन जो है, पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट रीजन जो कि तमिलनाडु और गुजरात में पड़ता है, इस दोनों रीजन ने रजिस्टर किया है 121% और 119% इंक्रीज इन सॉइल इरोजन एक्टिविटीज। कैन यू इमेजिन दिस? तमिलनाडु में 121% सॉइल इरोजन बढ़ा है और गुजरात में 119% सॉइल इरोजन बढ़ा है। अक्रॉस द होल ऑफ वर्ल्ड वेस्टर्न घाट रीजन अगर देख लीजिएगा, सॉइल इरोजन का रेट बढ़ा कितना है? 94% के थ्रू। और एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो पता है महाराष्ट्र में हाईएस्ट टन्स ऑफ सॉइल लॉस होता है हर साल। इनफैक्ट 2020 में अराउंड 79 टन पर हेक्टेयर सॉइल हैज बीन लॉस्ट, बट वहीं पर केरला में देखोगे तो ये लोएस्ट है। ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट, प्रोटेक्शन मेजर्स क्या दिया बोला गया था इस आर्टिकल में? प्रोटेक्शन मेजर्स में देखो ज़्यादा कुछ नहीं था, बट ये जरूर था दैट जो इसके रिलेटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिपोर्ट्स जो रिलीज किए गए थे पास्ट में, जैसे गडगिल कमेटी का रिपोर्ट था, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी का रिपोर्ट था, राइट? तो इसमें क्या था, इसके थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा हम लोगों को वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी को और वेस्टर्न घाट के नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट कमेटी को। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड अपरेट, इसको रिलीज किया गया था भाई UNCTAD के द्वारा, और इसके में रिपोर्ट में पाया गया दैट 14% राइज हुआ है हमारे को दुनिया में सर्विस एक्सपोर्ट्स में, और 6% डिक्लाइन हुआ है गुड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 2023। और मतलब सर्विस में तो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट वहीं पर गुड्स एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है ना? और फॉरकास्ट रिबाउंड इन इंटरनेशनल ट्रेड इन 2015, मतलब फॉरकास्ट ये दिया जा रहा है दैट ये सब चीज़ें जो है फिर से 2024 में रिबाउंड कर जाएगी। और यस, वार्निंग दी गई है ऑफ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, जैसे बोला गया है दैट रेड सी में शिपिंग डिसरप्शन हो सकता है, ब्लैक सी में भी शिपिंग डिसरप्शन हो सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट उस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें चलते हुआ दिख रहा है, राइट? वैसे ही एक दूसरा रिपोर्ट था जिसका नाम था यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन रिपोर्ट। इसको रिलीज किया गया बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और ये असेस करता है यूनिकॉर्न 1.0 का इम्पैक्ट और आउटलाइन करती है यूनिकॉर्न 2.0 का विजन। यूनिकॉर्न 1.0, यूनिकॉर्न 2.0 है क्या? यूनिकॉर्न 1.0 मतलब 2010 से लेकर 2023, है ना? दिस रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है दैट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 15% ऑफ GDP, एंड इस समय अराउंड 100% यूनिकॉर्न एंड थे जो क्या इंप्रूव किया इंक्लूसिविटी एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी को। वही यूनिकॉर्न 2.0 क्या है दैट 2024 से लेकर 2035 के बीच में एम है दैट इसके थ्रू, सिर्फ यूनिकॉर्न्स के थ्रू ही $1 ट्रिलियन हमारे GDP पे ऐड हो सके, विच शिफ्ट्स लाइक लीडिंग स्टार्टअप्स, इनोवेशन फोकस एंड गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन ऑन गाजा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो क्या द हिंदू में न्यूज़ था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स के बारे में पता है आप लोगों को कौन कौन है? जी हाँ, उसमें है चाइना, उसमें है फ्रांस, रशिया, UK एज वेल एज US। तो ये 5 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब अभी न्यूज़ में क्या है, यूनाइटेड नेशन काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन ऑन गाजा। अब देखो, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट बहुत से समय से चल रहा है, राइट? इसमें बहुत एक सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़ हम लोग को देखने को मिला है, और बहुत सारे तो घरों को डिस्प्लेसमेंट भी किया गया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कॉल किया है फॉर इमीडिएट सीज फायर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें एक डिसीजन को अडॉप्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके तहत इस रीजन में पीस और सिक्योरिटी को प्रिवेल करवाया जा सके। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आर्टिकल 27 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है दैट यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो रिक्वायर करता है एक एफर्मेटिव वोट ऑफ 9 आउट ऑफ 15 मेंबर्स। 15 मेंबर्स मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखो 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो आर्टिकल 27 में क्लियरली बोला गया एक एफर्मेटिव वोट होना चाहिए अराउंड आप 15 मेंबर्स में से अराउंड एटलीस्ट 9 जनों का तो होना ही चाहिए, एंड एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स कैन वीटो द रेजोल्यूशन। इनमें से 5 मेंबर्स का ये बहुत ही गंदा पावर मुझे लगता है जिसमें कोई भी कुछ भी वीटो कर सकता है, राइट, एक्सेप्ट द प्रोसीजरल वन। नाउ
अब आर्टिकल 25 भी एक आर्टिकल है जहाँ पर ऑब्लिगेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन मेंबर को दैट वो एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन. नाउ व्हाट डज द करंट रेजोल्यूशन कॉल फॉर? नाउ ये जो रेजोल्यूशन है उसमें क्लियरली बोला गया है दैट इसमें जो है एड को जिससे रीच हो सके पैलेस्टीनियन सिविलियंस तक, है ना, जितने भी सारे हॉस्टेजेस हैं जो कि हमास ने पकड़े रखे हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा हमास को, है ना. नेक्स्ट इज इमीडिएट सीज फायर करना पड़ेगा फॉर मंथ्स ऑफ रमज़ान. एटलीस्ट अभी जो रमज़ान का जो महीना चल रहा है उनमें तो बिल्कुल ही सीज फायर होना चाहिए, राइट. और हर एक पार्टीज को इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ से जो है कहीं ना कहीं एडहेयर करना पड़ेगा. और साथ ही साथ नीड फॉर सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन एड, जिससे इस रीजन में पहुंच सके, जिससे जो भी कैजुअलिटीज़ है उनको प्रॉपर एड मिल सके. What does the resolution mean? Now, what does this resolution mean? इस resolution का मतलब क्या है? Now, clearly बोला गया है, while all the United Nations Security Council resolutions are typically binding, जितने भी सारे resolutions होते हैं ना, ये binding होता है, but United States ने इस latest resolution को बोला it is non-binding. Clearly बोला गया that if a resolution is not adhered, the council can vote on follow-up resolution. अगर इस resolution को नहीं माना जा रहा है तो council एक follow-up resolution भी ला सकती है और प्यूनिटिव मेजर्स भी या फिर सैंक्शंस के रूप में भी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं अगेंस्ट द इजराइल. सो ये वाला जो केस है इसमें एक इजराइल के ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर पड़ने वाला है दैट वो इस रेजोल्यूशन से अपने आप को कॉम्प्लाइन करे. नाउ सवाल होता है क्या अभी तक इजराइल ने एक भी रेजोल्यूशंस को माना है? तो का आंसर है नो, नहीं. अभी तक इजराइल ने ऐसे कोई भी प्रीवियस रेजोल्यूशंस को नहीं माना है. 2016 में एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें इजराइल ने क्लियरली इग्नोर कर दिया गया था और इसराइल ने क्या बोला था दैट इजरायली सेटलमेंट इन द पैलेस्टाइन इज इलीगल. तो उस टाइप के जो रेजोल्यूशन है उसको इग्नोर मार दिया गया था. तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन ही ना हुआ इंटरनेशनल लॉ का. वैसे ही दिसंबर 2023 को रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कॉल किया था दैट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए, वो भी इजराइल ने इग्नोर कर दिया, राइट. सो इनफैक्ट यही नहीं, इजराइल के ऊपर पता है एक्विजिशंस है ऑफ जेनोसाइड इन गाजा एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें साउथ अफ्रीका इस चार्ज को लीड कर रहा है, राइट. नाउ सवाल होता है इंडिया का पॉलिसी इंडिया पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या है. देखो हमारे हिस्टोरिकल अगर इंस्टेंसेस देखोगे तो अनडाउटेडली इंडिया हैज ऑलवेज फेवर्ड पैलेस्टीन. क्यों? ड्यू टू द फैक्टर्स जैसे गांधी ने अपोज किया था ऑफ द ज्यूइश स्टेट. अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर, जो अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया का, राइट. एंड अलाइनमेंट विद अरब कंट्रीज. तो अरब और आपको तो पता ही है इसराइल का कभी बनता नहीं है, राइट. बट क्या शिफ्ट पॉलिसी हुआ है? देखो 1992 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए थे इसराइल के साथ वाइल कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट पैलेस्टीन. बट तभी भी हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट ही कर रहे थे. मतलब इसने मार्क किया था एक सिग्निफिकेंट चेंज जिसको पोस्ट कोल्ड वॉर डायनेमिक्स का हम लोग नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट, बैलेंसिंग द नेशनल इंटरेस्ट. दैट इज, देखो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ये सब सारा इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ, राइट. तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका रिवाइज हो जा रहा है ना. बैलेंसिंग द नेशनल इंटरेस्ट मतलब इंडिया को जो है एम क्या करना है दैट हम लोग को बैलेंस करना है नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग ने इजराइल से भी बहुत सारे हम लोग वेपन्स खरीदते हैं, राइट. बट एट द सेम टाइम हम लोग को पैलेस्टीन को भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो अब क्योंकि हमारा रिलेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इंडिया का, राइट. हम लोग को अरब नेशंस को भी लेकर साथ चलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्रैग्मेटिक वे में पॉलिसीज को हमें फ्लेम आउट करना पड़ेगा जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो तो बचा रहे, है ना. मतलब हम लोग 100% किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, 100% किसी का अगेंस्ट भी नहीं है, हम लोग को सबसे फायदा चाहिए, खत्म बात. नेक्स्ट इज करंट पॉलिसी. अगर इंडिया का रिलेशन देख लीजिएगा इसराइल के साथ दैट इट हैज स्ट्रेंथन अक्रॉस वेरियस सेक्टर. इनफैक्ट इट सपोर्ट्स इसराइल्स का एंटी टेररिज्म एफर्ट अनडाउटेडली, बट एट द सेम टाइम कंटेक्स्ट लेकिन डिफर है ना. This is not the context in which we are supporting anti-terrorism effort, right, of Israel. Anti-terrorism कब? जब इजराइल में अचानक से टेररिज्म अटैक हो गया, है ना. जैसे हमास ने टेररिज्म अटैक कर दिया था, तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल रेज किया था वॉइस दैट नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, है ना. बट यस, अगर आप फालतू का जाके गाजा में बमबारी कर रहे हो देन नो, दैट वी आर नॉट सपोर्टिंग, नेवर एवर, ठीक है. करंट पॉलिसी अगर क्या है, इंडिया का रिलेशन अगर इजराइल के साथ देख लीजिएगा इट हैज स्ट्रेंथन अक्रॉस वेरियस सेक्टर. इनफैक्ट हम लोग इजराइल के यही तो चीज़ हम लोग डिस्कस किया. सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज. जी हाँ,
इंडिया अभी भी वोकल है अबाउट द कमिटमेंट ऑफ पैलेस्टीन कॉस्ट। हम लोग अभी भी बोलते हैं 2 स्टेट होना चाहिए। इनफैक्ट एक बैलेंस डिस्टेंसेस भी है हमारा, दैट इज इंडिया का लीडरशिप हैज़ विजिटेड बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन, जिसके तहत हम लोग सिग्नल कर रहे हैं दैट हमारा जो है बैलेंस अप्रोच है ना। इट वोटेड अगेंस्ट यूनिलैटरल रिकॉग्निशन ऑफ जेरूसलम एज इजराइल कैपिटल इन द ईयर 2017, राइट, क्योंकि इजराइल इसको कैपिटल अपना घोषित करने देना चाहता था। वी हैव क्लियरली वोटेड अगेंस्ट दिस यूनिलैटरल रिकॉग्निशन। ऑफिशियल पोजीशन अगर देख लीजिएगा वो इंडिया का क्या है, इंडिया ऑफिशियली सपोर्ट्स 2 स्टेट रेजोल्यूशन, ये तो मैंने पहले ही बोला है ना। नेक्स्ट पोएम 3 का फुल फॉर्म क्या है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। नाउ इसरो ने एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है जब से इसरो ने पोएम 3 को सक्सेसफुली रीइंटर करवा दिया गया है इनटू अर्थ का एटमॉस्फेयर विदाउट लिविंग एनी डेब्री इन द ऑर्बिट। नाउ ये जो अचीवमेंट है ये अनडाउटेडली एक माइलस्टोन ऐड कर रहा है इसरो के अचीवमेंट लिस्ट में। और इस ऑपरेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो PSLV का जो फाइनल स्टेज था उसके तहत वो 6,650 किलोमीटर में ऑर्बिट कर रहा था, अब उसको हम लोगों ने 3,350 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में ले आकर आया है। और ये जो री एंट्री प्रोसेस है इसको मेनली एम इसलिए किया गया था जिससे कोई भी एक्सीडेंटल ब्रेकअप फ्यूचर में भी ना हो, राइट। सो पोएम 3 कैरीज 9 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स, 9 टोटली एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स है जिसके तहत फैसिलिटेट किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जहां पर हम लोग बात करेंगे अफ्रीका का अफार ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि जियोलॉजिस्ट, वैसे तो देखो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, राइट, क्लियरली बोला गया जियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ फॉल्ट इन अफ्रीकाज अफार ट्रायंगल, जिसके तहत इंडिकेट किया जा रहा है दैट एक पोटेंशियल फॉर्मेशन हो सकता है दुनिया का छठा ओशन। दुनिया का छठा ओशन कहाँ से फॉर्म करेगा पता है, ये रिफ्ट वैली में। कैन यू सी दैट, ये है अफ्रीका का रिफ्ट वैली, है ना। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला जोन, दिस इज कॉल्ड अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल अगर आपको पूछा जाए तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या जोन होता है, देखो वो जोन जहां पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट काफी ज्यादा एक्टिव है, दैट इज ये वाला प्लेट इधर मूव कर रहा है और दिस वेरी प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इस कॉन्टिनेंट के नीचे जो है अभी जनरेट हो रहा है कन्वेक्टिव करंट, राइट, जिसके कारण ये प्लेट जो है बीच से डाइवर्जेंट हो रहा है। अगर डाइवर्जेंट होगा तो ये टूट जाएगा और टूट जाएगा तो पानी घुस जाएगा, दैट इज इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 6th ओशन ऑफ द होल वर्ल्ड। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट अभी अगर 6th ओशन क्रिएट करेगा तो दुनिया के 5 ओशंस है कौन कौन, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। बट यस रिगार्डिंग इस रीजन को हम लोग अफार ट्रायंगल कहते हैं। और अफार ट्रायंगल की अगर बात करें कौन कौन सा कंट्री में आता है तो देख लो, एक तो है एरिट्रिया, दूसरा है इथियोपिया, तीसरा है ब्राजील, चौथा है सोमालिया और पांचवा जो कंट्री है अच्छा ये तो इथियोपिया, मतलब 4 कंट्री, इन टोटल 4 कंट्रीज आर देयर जो क्या इस रीजन में लाई कर रहे हैं। याद रहेगा अफार ट्रायंगल के बारे में, है ना। आपको सिंपली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, बताओ कौन कौन से कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट दिस अफार ट्रायंगल, तब कंफ्यूज मत हो जाना, बोलना मत नहीं पढ़ाया गया है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। नाउ इंडिया जो कि लीड कर रहा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, इट कंप्राइजेज ऑफ 40 मेंबर स्टेट्स और इन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की थी जिसके तहत स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए गए थे फॉर स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट क्राइम्स, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के अगेंस्ट हो रहा है ना वो एक्शंस लेना। तो इंडिया ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया गया है जिसको होस्ट किया गया ऑन टू यूनाइट द अवेयर प्लेटफॉर्म। ये काइंड ऑफ एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है जिसके तहत रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बहुत समय क्या होता है हमारा इंडिया देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स भेजती है विदेशों में, बट क्या होता है ना इन पीस कीपर्स के ऊपर भी अटैक हो जाता है। अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारे अटैक्स को रिकॉर्ड किया जाएगा अगेंस्ट द पीस कीपर्स और अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर किया जाएगा। तो ये मीटिंग कहीं ना कहीं अंडरस्कोर करता था ऑफ मेंबर स्टेट्स कमिटमेंट लेड बाय इंडिया टू अपहोल्ड द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ पीस कीपर्स वर्ल्ड वाइड।
ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडिया इन द ईयर 2022 और इसका मेन एम है दैट कैसे प्रमोट किया जा सके अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट, दैट इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल जो है इसको को चेयर कर रही थी और इसमें अनडाउटेडली 40 मेंबर स्टेट्स है, यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोविनेट के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल नेटवर्क लेबोरेटरी जिसका नाम है कोविनेट। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है दैट पोटेंशियल नोवल कोरोना वायरस जैसे वायरसेस फ्यूचर में जिससे ना पनप जाए तो उसको दुनिया भर में आइडेंटिफाई और मॉनिटर करना। तो कोविनेट विल नॉट ओनली फोकस ऑन सार्स कोवैक्सीन 2 बट ऑल्सो एक्सेस अदर कोरोना वायरस। मतलब सिर्फ सार्स कोविड को ही नहीं टेस्ट करना है बल्कि अदर कोरोना वायरस जैसे मर्स कोविड, देन कम्स डिफरेंट अदर जो वायरसेस है उनको भी सर्विलांस में रखना है, राइट। सो ये जो नेटवर्क है इसमें इंक्लूड किया जाएगा एनिमल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल सर्विलांस को, जिससे इनेबल किया जा सकेगा टाइमली रिस्क असेसमेंट। मतलब सोचो अचानक से पाया गया कोई भी वायरस नेपाल में, राइट, तो खटाक से पता चलेगा अथॉरिटीज़ को, खटाक से वो लोग जल्दी जल्दी एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा दैट जल्दी से जल्दी WHO के पॉलिसीज़ भी उसी डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। जैसे अगर आप जब कोरोना आया था उससे पहले आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डायरेक्टिव जारी किया गया था कि दुनिया में ये पैंडेमिक फैल सकता है, इसलिए सब कोई बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन ले लो, राइट। सो लाइकवाइज कोविनेट भी जो है इट ऑल्सो एम्स टू सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर लेबोरेटरीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। कोविनेट जो है इसका एम है जिससे वो सपोर्ट कर सके टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिससे मॉनिटर किया जा सके मर्स, COV को एंड अदर सिग्निफिकेंट कोरोना वायरसेस जो भी हमें देखने को मिल रहा है। कोविनेट कंप्राइज कर रहा है 36 लेबोरेटरीज जो क्या 21 कंट्रीज में अक्रॉस है ना, अक्रॉस ऑल द 6 WHO रीजन्स इंक्लूडिंग 3 फ्रॉम इंडिया। 3 तो इंडिया में ही है। कोरोना वायरस क्योंकि ये RNA वायरस है तो अनडाउटेडली एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है इस कंटेक्स्ट में, और विथ सम कॉजिंग माइल्ड इलनेस लाइक कॉमन कोल्ड वाइल अदर्स जैसे सार्स कोविड, मर्स कोविड, सार्स कोविड 2 इसमें लेकिन सीवियर आउटब्रेक और पैंडेमिक भी हो सकता है। बट कुछ तो ऐसे भी है वायरसेस हैं RNA वायरस जो क्या बहुत ही माइल्ड फीवर से ही काम चल जाता है, बट कुछ है जैसे सार्स कोविड, मर्स कोविड, दे कैन कॉज अ सीवियर आउटब्रेक एंड अ पैंडेमिक एज वेल। बात करेंगे हम लोग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में। नाउ यूनेस्को ने ऐड किया है 18 न्यू साइट्स अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में, जिसके तहत अराउंड 48 कंट्रीज में टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो है वो है 203। नाउ ये जो न्यू जियो पार्क्स है ये लोकेटेड कहाँ है? बेल्जियम में, नीदरलैंड, ब्राज़ील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पोर्चुगल एंड स्पेन। और जो हर एक जो जियो पार्क है ये कहीं ना कहीं शोकेस करता है यूनिक जियोलॉजिकल फीचर और कल्चरल हेरिटेज को, जिसके तहत कंट्रीब्यूट कर रहा है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साथ ही साथ प्रमोट किया जा रहा है लोकल कम्युनिटीज़ को। यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क जो है वो इमर्ज किया था 2015 में ये कॉन्सेप्ट को, है ना। और ये जो ग्लोबल जियो पार्क है ये एक यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया है जिसको रिकॉग्नाइज पता है किस लिए किया जाता है? फॉर इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि यह इसको मैनेज किया जाता है एक होलिस्टिक अप्रोच, दैट इज प्रोटेक्शन तो किया ही जाएगा बट साथ ही साथ एजुकेशन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक मेजर फोकस होता है इन रीजन्स को कंजर्व करने के लिए, राइट। दे आर गवर्न बाई बॉडी विद लीगल रिकॉग्निशन जो क्या नेशनल लेजिस्लेशन के अंडर आती है, और अगर डेजिग्नेशन कोई भी रीजन को किया जाए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क दैट इज UGGP, ये जो डेजिग्नेशन जो है ये परमानेंट नहीं है, मतलब हर 4 साल में इसको री एक्सेस किया जाएगा। अगर वो स्टिल डिजर्व करता है देन स्टिल इट विल बी गिवन द टैग, अदरवाइज इट वोंट, ठीक है। एडिशनली अगर मेंबरशिप अगर हम लोग बात करें ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का, ये मैंडेटरी है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के लिए, जिससे तहत प्रमोट किया जा सके कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग किया जा सके अमंग दुनिया भर में जितने सारे जियो पार्क्स हैं उनके बीच में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।